नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जिन लोगों को लीगल टर्म्स के बारे में नहीं सुना या एक जो लेमैन है जो कानून की जानकारी नहीं रखता, उनके लिए ये एक नई और अजीब शब्दों की चीजें हम कह सकते हैं। किंतु अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं और आप आगे अपील में जाना चाहते हैं या फिर जो आपका विपक्षी है वो आगे आपके खिलाफ अपील में जा सकता है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। वरना आप बाद में यही कहते रह जाएंगे कि अपील में तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे खिलाफ कोर्ट ने अपील में फैसला दे दिया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ा निर्णय दिया है और यह लेटेस्ट जजमेंट है जो शायद ही आपको कहीं और से जानने को मिलेगी। पर आप यकीन मान के चलिए कि अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि अपील में यही वीडियो आपको आपके फेवर में फैसला दिलाने में मदद करने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और शुरुआत में ही लिखिए कि कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी जगह से हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम सीधा लीगल टर्म्स के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक आम व्यक्ति अगर इन लीगल टर्म्स को नहीं जानता तो उसको यह वीडियो बोरिंग लगने लगेगी। देखिए, जब कभी भी कोर्ट में केस फाइल होता है तो आपको पता होगा वहां पर इश्यूज फ्रेम होते हैं, वाद बिंदु जिसे कहते हैं। उन वाद बिंदु के कंडीशन में ही वो पूरा केस चलाया जाता है। जो निचली अदालतें होती हैं, ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो होती हैं, इनको कोर्ट ऑफ फैक्ट बोला जाता है। यानी कि ये कोर्ट ये डिसाइड करती है कि फैक्ट क्या कह रहे हैं, जो केस के फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो किसके फेवर में है। तो जो ट्रायल कोर्ट्स होती है जहां पर दावा चलाया जाता है, या जो फर्स्ट अपीलियंट कोर्ट है, वो केवल फैक्ट्स को कंसीडर कर देती है। पर जब आप लोगों की अपील आगे चलकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाती है, तो क्या जो केस के फैक्ट्स थे उनको हाई कोर्ट भी देखता है? क्योंकि कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि नीचे तो हमें यहां पर यह नुकसान हो गया और हाई कोर्ट ने तो हमारी यह चीज सुनी ही नहीं और मना कर दिया और फाइल हटा दी। पर क्वेश्चन यह आता है, क्या हाई कोर्ट को यह पावर भी है कि जो केस के फैक्ट्स हैं वो सुने जाएं? इसके लिए आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का सेक्शन 100 पढ़ना होगा। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, यहां पर सेक्शन 100 बात करता है कि हाई कोर्ट केवल तभी फैक्ट्स में इंटरफेयर कर सकता है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां पर बन रहे हो। मतलब कि यह बोला गया है कि ऐसी केसेस में हाई कोर्ट जो है, सेक्शन 100 कहता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही एंटरटेन करेगा। यानी कि कानून क्या कह रहा है, हाई कोर्ट यह देखता है। फैक्ट क्या थे केस के, उससे उसे मतलब नहीं होता। इसमें बताया गया कि अगर हाई कोर्ट को इन फैक्ट्स को कंसीडर करना है तो पहले उस अपील की एडमिशन स्टेज के शुरुआत में ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करने होंगे। इसके बाद ही वो किसी एविडेंस या किसी फाइंडिंग्स के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही वहां पर मौजूद नहीं होंगे तो हाई कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि जहां पर नीचे केस चला था, उसने फैक्ट पे क्या फैसला दिया, जो केस के तथ्य थे उनको कैसे कंसीडर किया, इन चीजों को देख ही नहीं पाएगा। यानी कि हाई कोर्ट के पास सेक्शन 100 सीपीसी के तहत यह बोला गया है केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील करने की पावर है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं, मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति ने मेरी जमीन पर पिछले 10 सालों से कब्जा किया हुआ है। अब जब नीचे यह केस चला तो ट्रायल कोर्ट ने पाया कि 10 नहीं बल्कि 13 या 14 सालों से कब्जा है। तो हाई कोर्ट में जब यह अपील जाएगी तो हाई कोर्ट का काम देखना यह नहीं है कि उसका कब्जा 10 साल था या 13 साल था, बल्कि हाई कोर्ट यह देखेगा कि ऐसी कंडीशन में कानून क्या कहता है,
सिर्फ कानून क्या कहता है, जैसे आर्टिकल 65 कहता है कि 12 सालों तक अगर किसी का निरंतर कब्जा है तो वो ओनरशिप के लिए क्लेम कर सकता है। पर हाईकोर्ट ये नहीं देखेगा कि उसका कब्जा 10 साल है या 12 साल है, एविडेंस क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, यह चीज हाई कोर्ट को देखने की पावर ही नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर ऐसे हाई कोर्ट नहीं देखेगा तो हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें तो अपील में जाने का फायदा ही क्या रहेगा। ऐसे तो अगर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे तो वो अपील ही किस काम की होगी। पर आप परेशान मत हो, क्योंकि इसी वीडियो के अंत में मैं 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आपको बताने वाला हूं, जहां पर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे अपने एविडेंस को कंसीडर करा सकते हैं, कैसे केस के फैक्ट्स को कंसीडर करा सकते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। पर जो आज हमारा टॉपिक है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि हाई कोर्ट में जब अपील होती है, सेकंड अपील होती है सेक्शन 100 सीपीसी में, तो वो केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगी। अब इससे संबंधित एक लेटेस्ट जजमेंट है, वो भी मैं क्लियर करूं, क्योंकि बिना लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट के वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, देखिए केस टाइटल है रूसी फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर, जो अपीलियंट है वर्सेस भावना सेठ एंड अदर, जो रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 109 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 9 अप्रैल साल 2026। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये जो लेटेस्ट जजमेंट है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर है, और मैंने ये भी बताया आपको कि आज की वीडियो में मैं 3 ऐसी लैंडमार्क जजमेंट दूंगा जहां पर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी अपने फैक्ट्स और एविडेंस को कंसीडर करा पाएंगे। पर क्वेश्चन ये आता है कि जो हम ये जजमेंट आपको बता रहे हैं ये मिलती कहां से ये लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आपको मिले, क्योंकि आप लोग टोटली इन वीडियोस पर डिपेंड हैं, आप लोग गूगल सर्च कर रहे हैं पर आपको रेलिवेंट चीजें नहीं मिल रही। पर मैं आपको बता दूं इसका समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां पर आप लोगों को लेटेस्ट जजमेंट हर एक टॉपिक पर, यानी कि आपकी लेटेस्ट जजमेंट भी यहां मिलने वाली है, उसकी पीडीएफ की कॉपी भी मिलेगी और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आप लोग समझ पाए। लैंडमार्क जजमेंट जैसे हम वीडियोस में लेकर आ रहे हैं, उनकी पीडीएफ की कॉपी और उनकी एक्सप्लेनेशन, बेसिक कानून जो हर व्यक्ति को पता होना जरूरी है, उनके लिए बहुत जरूरी है जीवन में, या जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट। इसके अलावा अगर आप अलग से किसी भी कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे तो वो सुविधा भी आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है। आप यकीन करेंगे मात्र कुछ दिनों में 885 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट उन्हें किसी दूसरी जगह नहीं मिल रहे। इसमें आपको एडवोकेट्स मिलने वाले हैं ग्रुप में, लॉयर्स मिलेंगे, लॉ स्टूडेंट मिलेंगे, वो व्यक्ति मिलेगा जिसका कोर्ट में केस चल रहा है कि उसको इस अपने फेवर में जजमेंट चाहिए यहां से, और वो भी मिलने वाले हैं ग्रुप में जो लॉ के बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम ग्रुप में जुड़े कैसे। देखिए अगर आप इस ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ज्वाइनिंग फीस है वो भी बस 1000 रुपए, और आपको मैं बताऊं स्पेशल ऑफर यह है कि अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस जाकर चेक करेंगे तो पहले 1000 रुपए में आपको सिर्फ 1 साल मिलता था, पर इस महीने की एंड तक यानी कि 30 तारीख तक एक स्पेशल ऑफर है कि इसी 1000 रुपए में आपको लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री कर दिया जाएगा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आज भी मौका है, अभी आपके पास मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्प्ले पर नंबर है, तुरंत जाएं, 1000 रुपीज पे करके लाइफ टाइम इस ग्रुप के सदस्य बने, क्योंकि बाद में ग्रुप तो यही है पर इसका प्राइस बढ़कर 1500 से 2000 होगा और वापस से लाइफ टाइम की जगह 1 साल का टाइम पीरियड कर दिया जाएगा। पर अभी मौका है, तुरंत जाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए हम जिस लेटेस्ट जजमेंट की बात कर रहे थे उनके केस के फैक्ट्स के बारे में आपको समझा देते हैं। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, देखिए केस के फैक्ट है, इसके अंदर साल 1988 में एक एग्रीमेंट टू सेल होता है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, जहां पर 15,41,000 में प्रॉपर्टी बेचने की बात की जाती है। तो अनिल किशोर सेठ एग्री कर देते हैं उस लैंड को रूसी फिशरी प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए। शुरुआत में 7,75,000 रुपए भी चेक और कैश के थ्रू दे दिया जाता है। उसके बाद जब पेमेंट करने की बात आती है तो पेमेंट नहीं होती, पर 2 बार टाइम बढ़ा दिया जाता है कि चलो कुछ समय और दे देते हैं, और आखिरी में 30 जुलाई 1989 तक लास्ट टाइम बढ़ाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, और टाइम बढ़ाने से मना कर दिया जाता है और प्लेंटिफ सब रजिस्ट्रार के सामने जाता है और यह कहता है कि देखो मैं बचा हुआ अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूं, पर वो लोग नहीं इसको बेच रहे। अब ये जमीन को खरीदने बेचने का विवाद है, एग्रीमेंट टू सेल है,
मतलब कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कोर्ट में डलेगा, जहां पर कोर्ट यह कहेगा कि जाओ या तो अपना पैसा उल्टा लो या सामने वाले के फेवर में रजिस्ट्री करो। अब प्रोसीडिंग हिस्ट्री, केस में क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, यहां पर साल 1999 में एक केस चलाया गया ट्रायल कोर्ट के सामने, जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की गई। कोर्ट ने बोला गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम डिसमिस करते हैं, मतलब मना कर देते हैं आपके फेवर में रजिस्ट्री, और 2,75,000 प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे दिलवा देंगे। फिर यह मैटर अपील में गया तो अपीलियन कोर्ट ने कहा जी नहीं, यहां पर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। फिर यह मैटर अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा जी हां, यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको मिलना ही चाहिए, ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला दिया। अब यह मैटर फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचा है। देखिएगा डिस्प्ले पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि देखो, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो फैक्ट्स पे और एविडेंस पे कभी भी चीजें कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ है, सेकंड अपील है, और वहां पर कभी भी फैक्ट और एविडेंस का कंसीडरेशन नहीं किया जा सकता। तो हाई कोर्ट ने जो फर्स्ट अपील डिसमिस करी वो बिल्कुल ठीक करी, ऑर्डर 41 रूल 11 सीपीसी के तहत। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बोला गया कि देखो, जब हम हाई कोर्ट गए थे ना, तो हमने हाई कोर्ट के सामने कई जरूरी चीजें रखी कि जो नीचे ट्रायल कोर्ट ने फैक्ट्स देखे, एविडेंस देखे, वो इरोनियस तरीके से देखे, गलत तरीका हो गया था, और हाई कोर्ट ने इसके बाद भी वो चीज नहीं सुनी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, हाई कोर्ट का काम नहीं है ये चीजें देखना, उसके लिए ट्रायल कोर्ट अपीलियंट कोर्ट है। पर जब बात हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आती है तो वो केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ देखता है कि कानून क्या कहता है। उसको मतलब नहीं है कि फैक्ट सही थे या गलत थे, एविडेंस सही कंसीडर हुए या गलत कंसीडर हुए। और इसी चीज को कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को डिसमिस कर दिया और यहां पर यह कहा कि हाई कोर्ट फैक्ट और एविडेंस को कंसीडर नहीं कर सकता। अब आप लोग कहेंगे सर लेटेस्ट जजमेंट तो है, पर यह तो बड़ी खतरनाक है, हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फायदा ही क्या हुआ, जब नीचे कोर्ट ने गलती करी उसमें सुधार नहीं होगा। जी नहीं, आप परेशान मत हो। अब मैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा रहा हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप एविडेंस और फैक्ट्स को कंसीडर करा सकते हैं। पर अगर आपने ये चीजें ध्यान नहीं दी तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, ये भी मैं बता देता हूं। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर सेक्शन 100 सीपीसी पे यानी कि सेकंड अपील पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे कि संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी 2001 का केस लो है। इन्होंने बोला हाई कोर्ट को पहले सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अलग से फ्रेम करने पड़ेंगे जब सेकंड अपील एक्सेप्ट कर रहा है, और उसी के बाद ही फ्रेम्ड क्वेश्चन जो पहले से थे उनमें वो इंटरफेयर करेगा या उन चीजों को डिसाइड करेगा जो नए ग्राउंड या नया फैक्ट या नई चीजों को कंसीडर करने की बात की जा रही है। इस तरीके से एक और सेकंड केस लो है, हीरो विनोद वर्सेस शेषम्मल 2006 का केस लो है। यहां पर यही बोला गया कि हाई कोर्ट को सब्सटेंशियल क्वेश्चन पहले फ्रेम करने होंगे, उसके बाद ही एविडेंस वगैरह को दोबारा से वो रीअप्रिशिएट कर पाएंगे। एक और केस लो है नजीर मोहम्मद वर्सेस जे कमला 2020 का केस लो है। इन्होंने भी यही बोला कि हाई कोर्ट पहले सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एडमिशन के दौरान, जब अपील एडमिट की जा रही है उसी दौरान देखे, उनको सुने और तब जाकर डिसाइड करे फ्रेम क्वेश्चन के बारे में। यहां पर किसी भी फैक्ट को रिवर्स नहीं किया जा सकता जब तक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं ऐड हो रहे। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेकंड अपील डाल रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि देखो ट्रायल कोर्ट ने ये फैक्ट गलत तरीके से सुना, ट्रायल कोर्ट ने ये एविडेंस सही कंसीडर नहीं किया, तो हाई कोर्ट कभी भी ट्रायल कोर्ट के फैक्ट और एविडेंस को दोबारा से ओपन नहीं करता जब तक आप हाई कोर्ट में सेकंड अपील डालते समय शुरू में ही एडिशनल क्वेश्चन फ्रेम नहीं कराएं, जैसे कि क्या नीचे जो एविडेंस सुने गए वो सही थे, क्या नीचे जो फैक्ट्स कंसीडर नहीं हुए वो सही थे। इस तरीके का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम होगा, फिर उसके अंदर हाई कोर्ट उन चीजों में इंटरफेयर करेगा, नहीं तो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ कि कानून क्या कहता है इतना देखेगा और आप लोगों को लगेगा यार ये तो हमारे साथ गलत हुआ। इसीलिए मैंने 3 लैंडमार्क जजमेंट शेयर करी। और अगर आप इन लैंडमार्क जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, लेटेस्ट जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, तो आज मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जब शाम को ये वीडियो डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे अलग डल रही है, फेसबुक पे अलग डल रही है और ग्रुप में स्पेशल तरीके से डलती है क्योंकि वो हमारे वीआईपी मेंबर है, तो वहां पर ये जजमेंट्स भी साथ में हम शेयर कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे यहां परिवार का सदस्य बन जाए।